मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। आज समय है किस्मत का, कल मेहनत की बारी है। आज समय है किस्मत का, कल मेहनत की बारी है। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार मैं गरिमा भाटी हाजिर होती हूँ एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ी हुई हैं वारेन अकादमी जयपुर से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती रेणु गुप्ता, जो कि कहानी, लेख, लघु कथा, व्यंग, ब्लॉग, उपन्यास, वेब सीरीज़ जो है इनमें लेखन करती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में छप चुकी हैं। इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक मंचों पर हम इन्हें सुन सकते हैं। कई जो है ब्लॉग्स के रूप में या कहानियों के रूप में जो है ऑनलाइन भी हम इनकी जो लिखित सामग्री है वो हमें मिल सकती है और हम उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इनको कई मंचों से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों से इन्हें सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। इनके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे आगे की साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो अब मैं हमारे मंच पर श्रीमती रेणु गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज आप हमारे मंच पर आईं, अपनी साहित्यिक यात्रा हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार हुई। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया गरिमा जी, बहुत शुक्रिया जी, तो सबसे पहले जो प्रश्न जो है हम शुरू करते हैं, तो पहला प्रश्न आपके बचपन से संबंधित ही हम पूछेंगे कि बचपन कैसा था? बचपन में भी इसी तरह से आपको लेखन का या पढ़ने का शौक रहा है? जी। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बेहद शौक रहा। जी। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ तो शायद किसी को विश्वास नहीं हो। 6-7 वर्ष की उम्र में मैंने रवींद्रनाथ टैगोर की नौका डूबी पढ़ ली। अच्छा। मैं एकदम बचपन से, असल में मेरे पिता जब दौरे पर जाया करते थे, टूर पर जाया करते थे, तब वो मेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया स्तरीय साहित्यिक पुस्तकें लाया करते थे, बचपन से। जब मैं 3 या 5 या 6 जैसे ही मैंने पढ़ना सीखा, जी। तो बस वही आदत निरंतर चलती रही। जी। और किशोरावस्था में तो ये हाल था मेरा कि हमारे घर के पास एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी, जी। गुवाहाटी में, गुवाहाटी आसाम में, जी। एकदम घर से जैसे नुक्कड़ पे, जी। इतने दूरी पे। तो वहाँ के मैंने 3 कार्ड बनवाए हुए थे और उन 3 कार्डों पे मैं 6 किताबें एक साथ लाती थी जी। और 1 हफ्ते से पहले जी। उन्हें खत्म करके मैं चली जाती थी, वापस कर देती थी। जी। पढ़ने का मुझे बेहद शौक रहा शुरू से। बहुत अच्छी बात है कि बचपन से ही, और मुझे लगता है कि माता-पिता जब बच्चों को शुरू से ही प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, तो आगे जाके जो एक बच्चे का जो स्तर है वो अलग ही निखर कर आता है। और बिल्कुल वही प्रतिभा हमें आप में भी देखने को मिलती है कि बिल्कुल आपकी परवरिश बहुत सही ढंग से और बहुत अच्छे जो है तरीके से की गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आपकी जो पहली रचना है वो आपने किस उम्र में लिखी, कब लिखी? जी, मैंने पहली रचना लिखी 17-18 वर्ष की उम्र में। जी। मैंने एक कहानी लिखी थी असल में, उसका शीर्षक था हवाला। जी। और उस कहानी की पृष्ठभूमि में अगर बताऊं, तो उन दिनों गुवाहाटी में बहुत आतंकवादी घटनाएं यदा-कदा होती रहती। जी। एक निशंस आतंकवादी घटना से मन बेहद विचलित हुआ मेरा। बिल्कुल। आपको पता है किशोरावस्था की उम्र वैसे ही बेहद भावुक उम्र होती है, तो मैं बहुत विचलित हो गई उस आतंकवादी घटना को के बारे में पढ़ के, देख के, सुन के, और मेरे मन का संताप जो है वो अक्षरों में बह निकला। बिल्कुल। और उन अक्षरों ने रूप धरा एक कहानी का हवाला। जी। तो उस समय इतना आइडिया नहीं था कि इसे हम प्रकाशित करवाएँ, तो मैंने लिखी और मैंने कहीं रख दी। फिर सन 1982 में मेरा विवाह हुआ
विवाह के बाद कुछ वर्ष तक मैंने लिखना पढ़ना एकदम बंद कर रखा था, क्योंकि 2 बेटियाँ थी मेरी, 2 बेटियाँ हुई मेरी। और बेटियाँ जब बड़ी हुई 1990 में, जब बेटियाँ थोड़ी बड़ी हुई, तब मैं एक दिन कुछ ऐसे ही कुछ ढूँढ रही थी, तो कागज़ों के पुलिंदे के बीच से मुझे वही कहानी दिख गई। और मैंने फिर पता नहीं क्या सोच के उस कहानी को फेयर किया जी। और उसे उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रमुख समाचार पत्र सेंटिनल में भेज दिया। जी। और मेरी खुशी की इंतहा न थी जब वो प्रकाशित हुई। तो वो कहानी प्रकाशित हुई थी सन 1990 में। 1990 के बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, मैं कहानी लिख सकती हूँ। तो मैंने यदाकदा लिखना शुरू कर दिया, घर गृहस्थी के साथ-साथ। और मेरी उसके बाद लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी कहानियाँ शुरुआत में सरिता, मुक्ता और राजस्थान पत्रिका और राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती आती है, उसमें छपने लगी। तो इन पत्रिकाओं में मैं प्रकाशित होती रही और मैंने 1991 में नौकरी जॉइन की और फिर मेरा लिखने का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया आपका सफ़र रहा, शुरुआत आपकी बहुत खूबसूरत रही। इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज़ में आपकी कोई भी रचना, कहानी जो आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को जी, आज मैं आपको सुनाएं। अपना अपने प्रथम लघु कथा संग्रह आधा है चंद्रमा, ये रहा, जी। आधा है चंद्रमा, आप देख सकेंगे। स्वागत है, स्वागत है। जी, इसमें से मैं कुछ लघु कथाओं का पाठ करूँगी। जी। लघु कथाएँ लघु कहानी नहीं, क्षण विशेष की अभिव्यक्ति, गागर में सागर वाली मारक क्षमता वाली लघु कथाएँ मैं पढ़ूँगी, पढ़ के सुनाऊँगी। स्वागत है। जी, तो मेरी पहली रचना का लघु कथा का नाम है शस्य श्यामला। जी। अबीर न्यूयॉर्क में अपने होटल के बाहर वहाँ के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर घूमने जाने के लिए किसी कैब की तलाश में खड़ा था। तभी उसे सामने से गुजरती टैक्सी ड्राइव करते एक सरदार जी दिखे। इस पराई धरती पर उस नितांत अजनबी को देख उसका चेहरा खिल उठा। चलो, इतने दिनों बाद कोई तो हमवतन मिला, जिससे वह अपनी भाषा में बातचीत कर पाएगा। उसने सरदार जी को रोककर कहा, सरदार जी, टाइम्स स्क्वायर चलना है, अपनी ही गड्डी समझो जी, चलो बैठो आराम से। गाड़ी में घुसते ही हवा में तैरती एक सौंधी सी महक उसके नथनों से टकराई और तभी उसकी नजरें सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। वह उत्कट उत्सुकता से भर उठा। वहां एक छोटा सा गमला रखा था और उसमें चटक सब्ज नन्हे नन्हे पौधे लहरा रहे थे। जी। अरे सरदार जी, ये जंगल में मंगल कैसे कर रखा है आपने? क्या उगा रखा है आपने इस गमले में? किसान का बेटा हूँ जी, यूँ समझो, हरे-भरे खेतों में ही आँखें खोली मैंने। आते वक़्त थोड़ी-सी अपने देश की मिट्टी किसी तरह छिपा कर ले आया था। उसे ही यहाँ की मिट्टी में मिलाकर ये मक्का उगा रखी है जी मैंने। जब भी वतन की याद सताती है, अपनी इस पुरसुकून दुनिया को नज़र भर के देख लेता हूँ। दिल को बेहद करार मिल जाता है। टाइम्स स्क्वायर आ पहुँचा था। अबीर ने एक बार फिर सरदार जी के उस हरियाले सपने पर निगाह डाली। उसे भी उसमें अपनी शस्य श्यामला भूमि की प्रतिच्छाया दिखी। उसे देख इस बेगाने मुल्क में न जाने क्यों उसका गला भर सा आया। उसने उस गमले की मिट्टी से तिलक लगाते हुए नम आँखों से सरदार जी से विदा ली। तो ये थी मेरे लघु कथा संग्रह की पहली लघु कथा शस्य श्यामला। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल गागर में सागर भरने जैसा है, जैसा कि आपने बताया ही था। तो तो आप इतना सुंदर लेखन करती हैं, आपके परिवार का जो सहयोग है इस लेखन में कितना रहा? जी, परिवार का शादी से पहले और शादी के बाद दोनों दोनों वक़्त मेरे परिवार का बहुत सहयोग मिला। उनकी मतलब मैं ये कहना चाहिए मुझे कि अगर उनका सहयोग ना होता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। वो तो ऑब्वियस है, लेडीज़ को घर गृहस्थी, बच्चे सबकी ज़िम्मेवारी होती है। तो
शादी से पहले जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत पढ़ती थी, तो उसमें भी कभी मेरे माता-पिता ने कभी घरेलू ज़िम्मेदारियों को आड़े नहीं आने दिया। जी। और शादी के बाद मेरे पति श्री प्रदीप गुप्ता, उन्होंने भी मुझे भरपूर सहयोग दिया घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने में। कभी उन्होंने ये कोई भी किसी तरह की आपत्ति नहीं की कि तुम इतनी-इतनी देर लिखती हो। तो शादी के बाद तो मैं अब रिटायरमेंट के बाद मैं करीबन साढ़े 4-5 घंटे रोज़ लिखती हूँ। तो कभी कुछ नहीं वो नहीं कहते और उनके बेशद सहयोग का ही परिणाम है कि मैं आज तक लेखन में बहुत सक्रिय हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक स्त्री के लिए अगर परिवार साथ रहता है तो आगे बढ़ना, अपनी मंजिल को पाना थोड़ा-सा और आसान हो जाता है। वैसे जी, स्त्री के लिए बिल्कुल, अपनी ही जटिलताएँ होती हैं, उसका अपना ही संघर्ष है, लेकिन परिवार का जब सहयोग होता है, तो थोड़ा-सा आसानी से वो चीज़ों को कर पाती है। जी, तो बिल्कुल। जैसा कि आप पति के साथ-साथ मेरी 2 बेटियाँ हैं, जी, दोनों कंसल्टेंट हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो दोनों मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, मेरे भाई-बहन सब मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, परिवार से भरपूर प्रोत्साहन है। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि परिवार का इतना सहयोग आपके जीवन में रहा है, आपके लेखन में रहा है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा जी, कि आप शिक्षण के क्षेत्र में रही हैं, तो जी, समय और ऊर्जा दोनों की ही ज़रूरत होती है शिक्षण में। मुझे लगता है बिल्कुल, पूरा खर्च हुआते हैं शाम होते-होते। तो उसके साथ बिल्कुल, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी रहीं, भले ही परिवार का सहयोग रहे, लेकिन एक स्त्री की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका स्तर अलग ही होता है। तो वो बिल्कुल, अपनी ही मेहनत माँगती है। तो बिल्कुल। इस सब के बीच आपने लेखन कैसे मैनेज किया? कैसे इतना समय मिल गया कि आप लिख पाईं? जी, मैंने देखिए 1991 में मैंने नौकरी जॉइन करी जी, और उसके बाद भी मुझे असल में लिखना भी पढ़ने जैसा ही पसंद है। मतलब अब तो रिटायरमेंट के बाद ये हाल है कि अगर मैं किसी दिन ना लिखूँ किसी कारणवश, तो मुझे लगता है कुछ दिन में कुछ छूट-सा गया, जी, कुछ मिसिंग है आज। मुझे लेखन इतना पसंद है और लेखन अब मेरी दूसरी ज़िंदगी बन चुका है। मेरा पैशन है लिखना। तो अ, घर की घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ जब नौकरी में थी तो इतने सक्रिय रूप से नहीं लिख पाती थी। अभी जी, तो मेरा कई कहानियाँ 1 माह में प्रकाशित हो जाती हैं पत्रिकाओं में। लेकिन तब ऐसा था माह में 1 कहानी, 2 माह में 1 कहानी, इतनी ही प्रकाशित होती थी, जी, इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। दिन भर में मैं आधा 1 घंटा देती थी घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए। जी। तो अब मैं बहुत टाइम देती हूँ रिटायरमेंट के बाद मतलब ये सोचिए मैं सुबह 9 बजे बैठती हूँ अपनी टेबल पर और फिर 2 ढाई बजे उठती हूँ। तो अब रिटायरमेंट के बाद तो लेखन ही लेखन है मेरी ज़िंदगी में। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियाँ रहीं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ रहीं, आपने सभी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए अपने लेखन में इतना एक स्तर को कायम किया है, आप बेहद उम्दा लेखन करती हैं। तो इस लेखन की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जो भी आप कहानियाँ, आप लघु कथाएँ आप जो लिखती हैं, आप शॉर्ट फ़िल्म्स के लिए भी लिख चुकी हैं, आपकी वेबसाइट भी है, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? जी, लेखन की प्रेरणा तो ये देखिए अपने आस-पास विषय वस्तु बिखरी हैं। जी, ज़रूरत है तो एक पारखी नज़र की। बिल्कुल। तो मेरे आस-पास जो घटता है, जी, मैं चूँकि एक लेखक हूँ, तो एक लेखक का संवेदनशील होना लाज़िमी है। जी, तो उसी संवेदनशीलता के चलते जो चीज़ें अन्य लोगों को सामान्य नज़र आ सकती हैं, वो ही उन्हीं में से मैं ढूँढ लेती हूँ, अपने लेखन की विषय वस्तु। जी, तो मुझे कुछ ख़ास प्रयास नहीं करना पड़ता, आए रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही मुझे लेखन की विषय वस्तु जी, मिलती बिल्कुल, हमारे आस-पास इतनी कहानियाँ चल रही होती हैं और क्योंकि आप एक लेखक हैं, आपकी नज़र बिल्कुल पारखी है और उन सब में से जो है कुछ मोती चुन लेती हैं और एक सुंदर-सी माला जो जी, है वो जी। आप बना कर के तैयार कर लेती हैं।
और जी। बहुत ही खूबसूरत माला जो है वो निखर के बाहर आती है। बहुत सुंदर आप लिखती हैं। आपकी कहानियाँ इतनी उम्दा मुझे लगी सुनते हुए। आप बहुत ही मतलब अच्छा लगा। आपकी ये जो पुस्तक है मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। भेजूँगी आपको। बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही अब हम चाहेंगे आपकी मधुर सी आवाज़ में आपकी एक और लघु कथा जो है वो जी। हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है पहला सबक। जी। सोहा ने तड़के आँखें खुलते ही अपना व्हाट्सएप चेक किया। जी। मंगेतर वरदान का कोई मैसेज न देख मायूस हो उसे संदेश भेज दिया। तुम्हें तो कल सुबह ही यहाँ पहुँचना था। याद भी है या भूल गए कि आज हमारी शादी है, हमारी ज़िंदगी का अरमानों भरा दिन। जी। मुझे तुम्हारी बेहद चिंता हो रही है। अगर किसी बहुत ज़रूरी काम में फँसे हो तो बस ठीक हूँ भेज दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। दोपहर के 12 बजने आए, लेकिन अभी तक वरदान की कोई खोज खबर नहीं। मन में उसे लेकर न जाने कैसे बुरे-बुरे ख़्याल उमड़-घुमड़ रहे। उसका कलेजा मुँह को आ रहा था और वह धार-धार रो रही थी। ज़रूर वरदान को कुछ हो गया, तभी वह और उसके सीनियर मौन धारे हैं। दिन बीता और शाम हो आई। सोहा के घर में शहनाई की मधुर तान की जगह निस्तब्ध सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सोहा ने बड़ी अधीरता से नया मैसेज चेक किया। सोहा, यहाँ हमारे कैंप के पास लैंडस्लाइड हो गया है। मेरे 10 सहकर्मी और 12 जवान मारे गए। सीनियर्स में बस मैं ही बचा हूँ, तो मुझे बचाव कार्य की टीम का चीफ बनाया गया है। इसीलिए सुबह से तुम्हें मैसेज करने तक की फुर्सत नहीं मिली। कुछ कह नहीं सकता कब तक लौटूँगा। आशा है तुम परिस्थिति की गंभीरता समझोगी और दुखी नहीं होगी। आखिर तुम एक फौजी की मंगेतर हो और तुम्हारी भावी ज़िंदगी का यह पहला सबक है। शादी का क्या है, किसी और मुहूर्त में हो जाएगी। मैसेज पढ़ते ही अनायास मन में अदम्य क्रोधावेश की लहर उठी और वह फूट-फूट कर रो पड़ी। एक सैनिक को चुनने के अपने निर्णय को लेकर संशय का नाग फन उठाने लगा। सहेलियों के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। एक फौजी के साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं। कदम-कदम पर अड़चनें आएँगी। क्या उसके साथ वह एक खुशगवार जिंदगी बिता पाएगी? नहीं, नहीं, वह यह क्या सोच रही है? एक फौजी की हमसफर के रूप में वह भी तो राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अपनी आहुति दे पाएगी। अगले ही क्षण आंसू पोंछते हुए अनायास वह बुदबुदा उठी। पहले फर्ज, फिर कुछ और। देश के नाम ऐसे 100 मुहूर्त कुर्बान। तो ये थी मेरी लघु कथा जिसका शीर्षक था पहला सबक। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लेखन आपने किया है। और जैसा कि सिर्फ फौजी ही केवल सीमा पर राष्ट्र सेवा नहीं करते, उनके परिवार भी घर रहकर राष्ट्र सेवा करते हैं। और ख़ास जी, करके उनकी पत्नी जो अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को भी निभाती है, अकेले सब कुछ अपने कंधों पर लेकर दौड़ती है। और जी, एक विरह जिसे हम कह सकते हैं वो हर समय झेलती है। और बहुत दुखदाई होता है जहाँ कभी-कभी वो विरह है उसके लिए जीवन पर्यंत बन जाता है। तो बिल्कुल नमन है ऐसे लेखन को। आपने उस पीड़ा को, उस द्वंद को जो एक शादी से पहले एक फ़ौजी की जो होने वाली बीवी महसूस करती है, उसको इस कहानी के ज़रिए आपने सभी को दिखाने की, उनको समझाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर लेखन आपने किया है। इसके साथ शुक्रिया ही बहुत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखन के साथ-साथ आप और क्या-क्या करना पसंद करती हैं? आपकी हॉबीज़ क्या-क्या हैं? जी, लेखन के साथ पढ़ना तो एक हॉबी है। मैं कोशिश करती हूँ कि घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकूँ, जी। तो कुछ रोज़ाना ही थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ मैं जी। और उसके साथ-साथ मुझे नए-नए पकवान बनाने बहुत पसंद है। बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो बनाती हूँ जब भी फ़रमाइश होती है घर के सदस्यों द्वारा और उसके साथ मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक। बिल्कुल, पुराने सदाबहार गाने बिल्कुल। और पुराने गायकों के हेमंत कुमार हुए, मन्ना डे हुए, गीता दत्त हुईं, इन पुराने गायकों के सदाबहार गाने सुनने का बहुत शौक है और
भजन सुनती हूँ। तो शौक की बात करूँ तो बस यही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सभी चीज़ें जो आपने बताई हैं, अपने आप में ही वो इतनी उम्दा हैं। और पुराने गानों का शौक मुझे भी बहुत ज़्यादा है। मुझे भी ये नए जो आज की पीढ़ी के गाने हैं थोड़ा, बिल्कुल पसंद है, हाँ, कम बिल्कुल समझ आते हैं। पसंद। ऐसा नहीं है मैं उनके विरोध में हूँ, लेकिन पुराने गानों का एक अपना ही, एक अंदाज़ अलग है। ही उसकी वाइब, जिसे हम कहते हैं आजकल की जो पीढ़ी कहती है वाइब, जो ढूँढती जी, है, जी। वो पुराने गानों की बिल्कुल, वाइब बिल्कुल अलग ही है। और बहुत मन एकदम से खुश हो जाता है सुन कर के। ऐसा लगता है उसी एरा में जो है हम चले जाएँ। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपकी सभी हॉबीज़ जो है वो सुन कर के। इसके साथ ही अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी जो रचनाएँ हैं, वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? जी, मेरी रचनाएँ मूलतः सामाजिक विसंगतियों को केंद्र में रख के मैं लिखती हूँ। जी, और मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपनी हर रचना के माध्यम से समाज को कुछ संदेश दे सकूँ। बिल्कुल। क्योंकि हम लेखकों का ही कर्तव्य है कि हम हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम समाज को सकारात्मक दिशा दिखाएँ, जी, अपने लेखन द्वारा। जी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो रचनाएँ हैं, वो यथार्थपरक हों, उद्देश्यमूलक हों और सामाजिक विसंगतियों को के ऊपर आधारित। जी। बिल्कुल। और मैंने अपनी लेखनी कई ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर चलाई है, जैसे स्त्री विमर्श पे मेरी बहुत रचनाएँ हैं। गरीबी हुई, अशिक्षा हुई, बेरोज़गारी हुई, दहेज हुआ, इस तरह के सामाजिक विसंगतियों पर मैंने अपनी लेखनी चलाई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी रचनाओं में जो है सामाजिक विसंगतियों पर, समाज के लिए एक संदेश जिसे हम कह सकते हैं, उसके साथ आपकी रचनाएँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं, एक संदेश देती हुई, प्रेरणा देती हुई प्रतीत होती हैं। बहुत ही खूबसूरत लेखन आप जैसा कि करती ही हैं, हमने सुना है आपको, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसके तो साथ ही अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी, कुछ प्रश्न मैं चाहूँगी हम साहित्य पर भी थोड़ा विमर्श करें। तो जी, आज का जो समय है, कहानियों का स्वरूप बदल गया है, क्योंकि जी। समाज बदल रहा है, तो आज की कहानियाँ भी बदल गई हैं। तो ऐसे समय में इस साहित्य के बदलते स्वरूप पर, कहानियों के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो समय की माँग है और आज का जो परिदृश्य है, आज के परिदृश्य में किसी के पास समय नहीं है। वो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहिणी हो जी, या फिर कामकाजी पुरुष या महिला हो या अपना करियर बनाने की चाह में प्रयासरत कोई उम्मीदवार हो अपना करियर बनाने के लिए उत्सुक। तो सभी हर कोई एक या भौतिक सुख साधन जुटाने की जद्दोजहद में हो। तो आज के परिदृश्य में हर कोई एक प्रतिस्पर्धा में दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। किसी के पास वक़्त नहीं है। इस एक तरह से कहें कि सब अंधी चूहा दौड़ में व्यस्त हैं। किसी के पास आज समय नहीं है, तो बिल्कुल, इसको देख और इसके साथ-साथ हमारी सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का रंग बहुत ज़्यादा गहराई से चढ़ गया है। आज हमारी स्वतंत्रता को 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी भाषा अंग्रेजी का मोह त्याग नहीं पाए। बिल्कुल, आज भी वो निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी तबके के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करें। अब आप ये बताइए जो आज की नई फसल है, जब अधिकतर पब्लिक स्कूल खुल चुके हैं अंग्रेजी माध्यम वाले, तो उनमें पढ़ने वाले बच्चे जब दिन-रात अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी सुनेंगे क्लास में या बाहर, तो उस उस परिस्थिति में आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकती हैं कि वो अंग्रेजी की किताब हिंदी की बिल्कुल, किताब पढ़ेंगे। बिल्कुल। बच्चों को हम आती ही कैसे नहीं है अपेक्षा हिंदी पढ़नी। अपनी जी, हम कैसे अपनी नई पीढ़ी से ये अपेक्षा करें कि वो हिंदी पढ़ेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी की
हिंदी लेखन का जो परिदृश्य है, वो थोड़ा सोचनीय है। हमें विचार करना होगा बिल्कुल और इस वजह से, समय की कमी की वजह से लोग लंबी कहानियाँ पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल बिल्कुल। उपन्यास पढ़ना नहीं चाहते और लंबी कहानियों से पहले लंबी कहानियाँ, उपन्यासों का युग था। लेकिन अब वो बदल कर छोटी कहानियों पर सुई आ गई है। छोटी कहानियाँ आज आप देख लीजिए, मैं लेखिका हूँ, कोई भी पत्र-पत्रिका 2000 2500 शब्दों से ज़्यादा कोई कहानी नहीं लेती। अखबारों में तो कुल 800, 900, 1000 शब्दों की कहानी लेते हैं। तो आज का जो युग है वो छोटी कहानियों का युग है। फिर लोगों के पास समय की कमी एक और वजह से नहीं है, आज हमारे पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट पे वो डिजिटल जो पटल हैं, प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप, ये हमारा बहुत समय ले लेता है। हर तबके के इंसान का समय, आधे से ज़्यादा समय तो ये इंटरनेट ले लेता है, विभिन्न जी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ले लेते हैं। हम सब बिज़ी रहते हैं, हमें आधा घंटा नहीं बीतता कि हमें व्हाट्सएप देखने की तलब उठती है। हर किसी को ले लीजिए आप, हमारी आपकी बात नहीं, हर तबके के हर इंसान की ये है आज आदत बन गई है। तो समय की कमी की वजह से, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, आज छोटी कहानियों का दौर आ गया है और छोटी कहानियाँ साथ ही क्षण विशेष की जो अभिव्यक्ति होती है, लघु कथा, मेरा तात्पर्य है क्षण विशेष की अभिव्यक्ति, मारक क्षमता वाली, गागर में सागर भरने वाली, बिल्कुल। उन लघु कथाओं का दौर आ गया है। आज के दौर में लघु कथा एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित हो गई। तो मुझे, मेरे नज़रिए से ये परिवर्तन आया है बिल्कुल और अ, साहित्य में ये परिवर्तन दिख रहा है। बिल्कुल। साहित्य जो है, अगर हम देखें तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जी, प्रकृति बदलती है, समाज बदलता है, तो साहित्य बिल्कुल, भी बदलता है और उसका बदलना लाजमी भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बिल्कुल। हैं। जैसा कि जी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो आप ही बेहतर समझ भी सकती हैं और बता भी सकती हैं कि हमारी ये जो नई पीढ़ी है, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी पढ़नी ही नहीं आती बच्चों को, उनको बड़ी कठिनाई महसूस होती है हिंदी और संस्कृत पढ़ने में। इवन जी। कई बार ऐसा होता है कि सब्ज़ी खरीदते समय, ऐसा एक दो बार मेरे सामने ही वाक़या हुआ है कि बच्चे को सब्ज़ी वाले ने बताया है 59 रुपए हो गए, 150 रुपए हो गए, और बच्चा बिल्कुल मुँह सही की कह तरफ रही देख रहा है, हैं। आंटी बिल्कुल कितने सही। रुपए हो गए? तो उसे पता ही नहीं है 150 कितने होते हैं, उसे कितने पता ही नहीं है 59, 69, 79 कितने होते हैं। बिल्कुल तो सही कह ये कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है कि हमारे बच्चों को हिंदी ही नहीं पता। तो ऐसे समय में हमारे नई पीढ़ी के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? देखिए, साहित्य तो नई पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है। जी क्योंकि साहित्य से हमें एक ज्ञान तो मिलता ही है, वो तो जी पहली बात है। जी ज्ञान के साथ-साथ हमारा अनुभव संसार समृद्ध होता है। जी हम जो लेखन में जो पात्रों के अनुभव होते हैं, उनको पढ़ने से हमारा स्वयं का अनुभव संसार बहुत समृद्ध होता है जी और हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। जी। और आपने क्या प्रश्न किया अभी? हमारी नई कि पीढ़ी के लिए जो है वो साहित्य कितना ज़रूरी है? हाँ जी, तो वो नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, साहित्य हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे उनको, साहित्य से उनको अपने संघर्ष करने का मादा मिलता है। साहित्य में हमें बहुत कहानियाँ ऐसी मिलेंगी, बहुत लेखन ऐसा मिलेगा, जहाँ हमें पात्रों के, उनके स्वयं के संघर्षों को हम पढ़ते हैं। जी तो बिल्कुल उनको पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन के संघर्ष से कैसे मुकाबला करें, कैसे बिल्कुल उनका सामना करें। बिल्कुल। तो प्रेरणा मिलती है, जानकारी मिलती है, जी प्रोत्साहन मिलता है, संघर्ष करने का एक जज़्बा मिलता है। जी। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। साहित्य जो है एक जीवन का सलीका जिसे हम कह सकते हैं, संघर्ष जी, करने के लिए प्रेरित करती है हमारी नई पीढ़ी को। तो साहित्य बहुत ज़रूरी है। संस्कार जो है
वो कहीं ना कहीं जी, साहित्य के साथ ही आ पाएंगे पीढ़ी में, क्योंकि आज की पीढ़ी हम देखें, सभी नहीं लेकिन देखा जाए तो आमतौर पर संस्कार विहीन हो रही है हमारी नई पीढ़ी। जी, जी। और इसके साथ अगर नई पीढ़ी साहित्य पढ़ती है, जी तो उसकी भाषा में बहुत सुधार आता है। जी बिल्कुल जो आज अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का शब्दकोश समृद्ध होता है। बिल्कुल। भाषा को व्यक्त करने की कला आती है, अभिव्यक्त कैसे करें हम सुंदर लेखन में, वो कला आती है। और उनकी जो उनको उनका अनुभव संसार समृद्ध होता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। नई पीढ़ी के लिए साहित्य बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उनकी हम जैसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे हम जी, कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो है वो साहित्य बहुत ही ज़रूरी है। एक सुदृढ़ता, एक मजबूती जो है वो साहित्य लेकर आएगा हमारी नई पीढ़ी में। इसके साथ ही अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देखते हैं अब जो है कहानियों का स्वरूप बदल गया है, अभी हमने पहले चर्चा भी की है। और जी, लेखन जो है वो उतना मुश्किल नहीं रहा है, कट कॉपी पेस्ट हो जाती हैं चीज़ें, चोरियां होने लगी हैं। और बहुत। ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं जिससे लोगों को जी, प्रेरणाएं भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है सभी चोरी करते हैं, कुछ लोग उससे जी, प्रेरित होकर भी लिखते हैं। तो जी। ऐसे नए लेखक, ऐसे नए बच्चे जो लेखन में आना चाहते हैं, जी। ऐसे लेखकों के लिए, नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नए लेखकों को लिए सबसे पहले अनिवार्य है कि वो खूब पढ़ें। जी खूब पढ़ें और उस पर चिंतन-मनन करें। जी जब वो उस पर चिंतन-मनन करेंगे तो जैसे कहते हैं ना विष मंथन के बाद ही अमृत मिलता है। तो बिल्कुल चिंतन-मनन से ही हम अपना मौलिक लेखन कर सकते हैं। बिल्कुल हम कुछ नया लिख पाते हैं, हम कुछ अपना लिख पाते हैं। तो एक तो खूब पढ़ें, उस पर चिंतन-मनन करें, उसके साथ ही अपने लेखन को यथार्थपरक और उद्देश्यमूलक बनाएँ। बिल्कुल क्योंकि जब तक अगर लेखन ज़मीनी सतह से नहीं जुड़ा होगा, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। जी तो लेखन को यथार्थपरक होना चाहिए, साथ ही हमारा नैतिक लेखकों का नैतिक दायित्व है कि हम समाज को एक नई दिशा दे पाएँ, अपने बिल्कुल लेखन द्वारा। बिल्कुल उनको एक अगर हम कहें कि अंधेरे में उनको उजाले की किरण दिखा पाएँ, अपने लेखन के उद्देश्य से। जी तो उनके नए लेखकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उनका जो लेखन है, वो यथार्थपरक हो, उद्देश्यमूलक हो और वो चाहे कम लिखें, लेकिन गुणवत्तात्मक लिखें। बिल्कुल स्तर का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल क्या लिख रहे हैं। कई बार देखने में आया है जैसे नेट पे कई तरह का लेखन है आज, तो उसमें कुछ हद तक लेखन का स्तर कम भी हो रहा है क्योंकि सहज उपलब्धता की वजह से हर कोई लेखक बन बन गया है आज के दौर में। क्योंकि लेखन इतना आसान है, आपने लिखा और उसको पोस्ट कर दिया नेट पे, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो कुछ हद तक मैं ये नहीं कह रही कि टोटल, लेकिन कुछ हद तक स्तर कम हुआ है। तो जब भी नए लेखक लिखें, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी गुणवत्ता बनाए रखें। और ये तभी संभव होगा जब वो अच्छे लेखकों को पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तभी वो उससे अपने लेखन में कुछ ले पाएँगे और वो फिर उनका अपने मौलिक लेखन के रूप में वो समाज को कुछ नया दे पाएँ। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही हैं। लेखन केवल मन के भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सरोकार जो है वो रखता है। और जो भी लिखे उसको हमेशा देखना चाहिए कि वो समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं अपने लेखन के माध्यम से। क्योंकि अभी हमने देखा है कि लेखन के नाम पर फूहड़ता जो है वो बहुत सारी बिल्कुल, जगह, बहुत सारे बिल्कुल, लोग जो है वो परोसते हैं। सिर्फ कुछ व्यूज़ बिल्कुल। और लाइक्स के लिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी उलट पलट जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो समाज को जो है वो केवल भ्रमित कर रही हैं, उसमें गंदगी फैला रही हैं। इस चीज़ पर जो है वो ध्यान देना जी, चाहिए। जी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी एक और लघु कथा जो है वो जी, सुनने को मिले। बिल्कुल। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है ज़मीन की तलाश में। वारुणी आज बेहद क्षुब्ध थी। उफ़! कितना सहे वह। कदम-कदम पर अपनी अस्मिता पर आघात झेलने की भी आखिर हद होती है। क्या करे? कहाँ जाए? पति द्वारा दी गई यंत्रणा से कैसे मुक्ति मिले?
आज महिम ने उसे फिर से गुस्से में थप्पड़ मारा। कितनी बार वह उसे समझा चुकी है, प्यार से, सख्ती से, उस पर हाथ ना उठाया करे। लेकिन जब उसे क्रोध आता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। याद रहता है तो मात्र अपने पुरुष होने का दम्भ, अपने पौरुष पर यही डर महिम को बार-बार उसे चोट पहुँचाने के लिए उकसाता है, जो सीधे उसके मर्म में जाकर लगती है। एक बार उस पर अपनी भड़ास निकालकर वह फिर यूँ सामान्य हो जाता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। अभी शाम को आएगा तो उसके लिए उसका मनपसंद गजरा, डार्क चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज़ लेकर आएगा। सॉरी सॉरी की रट लगा देगा। उसके आंसुओं से मलिन चेहरे पर अपने स्नेह चिन्हों की बौछार कर देगा। स्वयं उसकी वेणी में गजरा लगाएगा। अपने हाथों से मनुहार कर उसे चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज खिलाएगा। चाहेगा कि वह उसका चांटा भूल जाए, अनदेखा कर दे अपना अपमान। जब तक वह मुस्कुरा नहीं देगी, उसके आगे पीछे घूमेगा। अपनी बेइंतहा मोहब्बत से उसे गले तक भिगो देगा। काश वह समझ पाता कितना मुश्किल होता जा रहा है उसके लिए यूं चाबी से चलने वाली गुड़िया बनकर डबल किरदार निभाना। आए दिन उसकी मार खा वह अपनी ही नजरों में गिर जाती है। उसे अपने आप से वितृष्णा होने लगती। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और एमएड की डिग्री से लैस खूबसूरत जहीन मिसेस वारुणी रॉय कॉलेज के जमाने में एक प्रबल नारीवादी कवयित्री हुआ करती थी। अपनी कविताओं में पुरुष वर्चस्व के खिलाफ अलग जगाया करती थी। वही आज अपनी निजी जिंदगी में जब तक पति की मार खाकर एक अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उसमें हौसला नहीं है कि वह पति के नाम के ठप्पे के बिना तलाकशुदा या अकेली औरत के तौर पर एक स्वतंत्र जीवन जी सके, अपना सम्मान खुद कर सके। नहीं, नहीं, उसे विचारना होगा। अपनी इज़्ज़त की राह खुद ब खुद खोलनी होगी। इसके लिए सबसे पहले उसे हर बात में महिम पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। इस सोच ने उसे बेइंतहा मजबूती दी। वह नौकरी करेगी, अपने पाँव तले अपनी ज़मीन तलाशेगी, उस पर अपना स्वतंत्र वजूद गढ़ेगी और अगले ही पल वह अपना लैपटॉप खोल नौकरी के लिए अपनी एप्लीकेशन टाइप करने लगेगी। तो यह थी मेरी कहानी ज़मीन की तलाश। बहुत खूबसूरत जो है आप लेखन तो आप उम्दा करती ही हैं और सुनाती भी बहुत खूबसूरती के साथ हैं। तो अब जी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो अंत की ओर बढ़ रहा है, तो जी। अगला जो प्रश्न है वो मैं आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही पूछना चाहूँगी कि इतने पूरी इस यात्रा में आपने जो जी। भी लेखन किया, आप जो है शिक्षण के क्षेत्र में भी रहीं, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहीं, लेखन भी आपने किया, तो इस सब के बीच कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कुछ आपसे छूट गया है जिसका आपको अफसोस होता हो? नहीं, छूटा तो कुछ भी नहीं, अफ़सोस ज़रूर होता है कि जैसे मैं अभी सक्रिय हूँ जीवन के छठे दशक में, उतनी ही सक्रिय मैं अगर अपनी युवा अवस्था में रहती, तो मैं कितना कुछ लिख पाती। जी। तो बस एक ये अफ़सोस ज़रूर है और वैसे और तो नहीं, और कोई अफ़सोस नहीं है, बस यही है। जी, बहुत सुंदर बात है कि अफ़सोस जो है वो आपको कोई नहीं है, और बहुत ही कम लोग हैं जो जीवन में एक किसी अफ़सोस के साथ नहीं जीते, क्योंकि जीवन जो है उसे जीवंतता चुरा लेते हैं अगर हम मन में कोई ना कोई बात दबा करके जीते हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम अंत की ओर बढ़ रहा है, अब अगले संदेश की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों के लिए आप 2 शब्द कहें। दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो जब भी कुछ पढ़ें, जी। वो साहित्यिक हो, स्वस्थ साहित्य हो। जी। और जब भी कुछ पढ़ने का मन हो, तो किताबें ज़रूर खरीद कर पढ़ें। जी। और एक बात और कहना चाहूँगी उनसे कि नई फ़सल में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, उसमें पढ़ने की आदत हो। जी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आज की नई पीढ़ी के पास समय नहीं है, तो भी जो माता-पिता हैं, उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगी कि वे दिन में 10 मिनट ही चाहे सही, 10 मिनट कम से कम कुछ पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें और बच्चों के लिए अपने बच्चों के सामने पढ़ें। क्योंकि बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो देखकर ज़्यादा अनुसरण करते हैं, बजाए कि उपदेशों को। अगर आप उनसे सीधे-सीधे कहेंगे कि बेटा आप किताब पढ़ा करो,
खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे आपको देखकर खुद उसका अनुसरण करेंगे और खुद पढ़ेंगे, उनकी पढ़ने की आदत खुद डेवलप होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी माता-पिताओं से कि वो अपने बच्चों के सामने पढ़ें, जिससे कि वो उनका अनुसरण करें और जब भी बच्चों के जन्मदिन हो या कोई विशेष अवसर हो, कोई उत्सव हो, तो उन्हें किताबें खरीद कर अच्छी साहित्यिक किताबें उपहार में दें। बिल्कुल, बहुत तो इससे खूबसूरत उनका बात है। अपना कलेक्शन होगा और उनमें पढ़ने की आदत बनेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं कि पढ़ने के लिए जो है माता-पिता ही प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को, और बहुत जी, छोटी बिल्कुल, उम्र से ही ये प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। बिल्कुल आज हमें रेणु गुप्ता जी से साहित्यिक यात्रा की चर्चा करके, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जान करके बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो भी व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी साहित्यिक यात्रा को, वो ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। अगर एक व्यक्ति भी अपने जीवन में बदलाव महसूस कर पाता है तो हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है ये सफल हो जाएगा। तो इसके साथ ही अब हम हमारे मंच की तरफ से रेणु गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने हमें इतना कीमती समय दिया, आप हमारे साथ जुड़ी, अपनी इस पूरी साहित्यिक यात्रा की चर्चा आपने आज हमारे साथ साझा की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और दो पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगी कि रात भर का मेहमां है अंधेरा, साहिर लुधियानवी जी की पंक्तियाँ हैं। रात भर का मेहमां है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके बहुत रोके रुका है बहुत सवेरा, तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये संदेश मैं देना चाहूँगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर निकलता है। इसके साथ ही जी, अब हम विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जी, बहुत